नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उन्हें अगर जरा सी भी तकलीफ हो जाए तो हम परेशान हो उठते हैं। और अगर हमारे बच्चे कभी हमसे बिछड़ जाएं तो ये सोचकर भी रूह कांप उठती है। हमारा आज का ये केस अपनी औलाद के लिए तड़पते ऐसे ही दो परिवारों का है, जिनका दर्द तो एक जैसा है, लेकिन दर्द के पीछे छिपी कहानी बिल्कुल अलग। देखो अब्बू, मेरी ऑटो कितनी तेज है। मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर एक ऑटो ड्राइवर बनूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बड़ा होके बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहो। अबे रुक, अबे रुक, अबे बार बार मैं पोस्टर फाड़ता हूँ और तू बार बार आगे लगा देता है। अबे परेशान कर दिया तूने। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए 3 महीने हो गए बच्चे को खोए हुए, अल्लाह जाने किस हालत में होगी। अबे 3 महीने हो गया, अब नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? साहब आते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं, कहीं मर गया होगा, समझे? ऐसा मत कीजिए, सुनिए देखिए बच्चा इधर एक दरवाजा है, पीछे से भी जरूर कोई रास्ता होगा। ऊपर देखो। पेट और पीठ दोनों पे वार है। सर ऊपर कुछ नहीं। अंदर देखो। क्या हो गया? मेरी बच्ची कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी बच्ची ला दो मुझे, मेरी बच्ची ला दो। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? हम 4 दिन के लिए बाहर गए थे, कल सुबह वापस लौटने वाले थे, लेकिन हम आज ही आ गए। अभी करीब 9 बजे और आकर देखा कि टीवी इतना तेज क्यों चला रहे लोग? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास, देखता हूँ कर क्या रहे हैं। शाजिया, तेरे अब्बू को गए हुए 5 मिनट हो गए, दरवाजा भी नहीं खोला अभी तक। क्या कर रहे होंगे अंदर? अम्मी नहीं पता। सलमा सलमा सलमा, आसमा क्या हुआ? आसमा आसमा, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? आसमा आसमा दो माता पिताओं ने अपने बच्चों को खोया था। अली एक ऑटो ड्राइवर जो पिछले 3 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रहा। एक पुलिस ऑफिसर के घर में उसी की बेटी का कत्ल कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस के लिए ये महज आगाज था उस दर्दनाक केस की तहकीकात का, जिसमें हर मोड़ पर नए खुलासे होने वाले थे। यूसुफ खान, आपको दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास, देखता हूँ कर क्या रहे हैं। तेरे अब्बू को गए हुए 5 मिनट हो गए, क्या कर रहे होंगे अंदर? सलमा सलमा सलमा, आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? मलाड ब्रांच में ऐसा ही है ना, तो फिर जानते होंगे कि हमारे शक के घेरे में हर कोई आता है। इसे पूछताछ के लिए प्लीज कोऑपरेट। आसमा, और जब मैं घर के अंदर आया तो
देखा मेरी बेटी की लाश खून में लपट पड़ी हुई। घर से कुछ चोरी हुआ? नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी नाजिया वो यही थी, उसका कोई पता नहीं चल रहा। नाजिया, जब ये सब हुआ तुम यहीं थी? जी सर, क्या हुआ था? तकरीबन 8 बजे और उसमें घर में ही थे, वो ऊपर के कमरे में थी जब मुझे नीचे से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे आके देखा और भाग गई। वो अब तक बाहर ही छुपे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि अम्मी अब्बू आ गए। वो तो हमने सायरन की आवाज सुनी और आगे देखा तो पुलिस की वैन खड़ी थी, तब जाके हमें हिम्मत आई अंदर आने की। कौन था वो? बता कौन था वो? यूसुफ खान, ना तो ये आपका एरिया है और ना ही ये आपका केस। जो भी पूछताछ करनी है हम करेंगे, प्लीज। नाजिया, इधर आओ, लेकर आइए। नाजिया, उस आदमी को पहचानती हूँ? पहले कभी देखा? नहीं सर। जब तुम डर के बाहर भागी तो आस पड़ोस में क्यों नहीं गई? शोर क्यों नहीं मचाया या फिर किसी की मदद क्यों नहीं की? सर, मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं बाहर भाग गई। आसमा का कोई खास दोस्त है? मतलब किसी लड़के से कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी सर। ठीक है, जाओ। स्केच आर्टिस्ट को बुलवा कर नाजिया से पूछताछ करके उस आदमी का स्केच तैयार करो। सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो और कुछ मिलता है क्या। सर। क्रम पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये नाजिया कुछ छुपा रही है। और सर, इनके मुताबिक घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ है, मतलब एक कातिल कत्ल करने के इरादे से ही घर आया। ऐसा करो, अस्मा और नाजिया के साथ साथ घर के बाकी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो, पता तो करें इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और आस पड़ोस में पूछताछ करो पूरे परिवार के बारे में, खासकर अस्मा के। सर। कोई दर्द नहीं है ये मेरे बच्चे के दर्द के आगे। अली भाई, बस एक बार आप बता दीजिए किसने मारा है आपको, हम सब जाके फोड़ के आएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान न हो, अल्लाह ने चाहा तो आपका बच्चा जल्दी मिल जाएगा। देखिए, मैंने तो अपने ऑटो पे चांद की तस्वीर लगा रखी है, आप ये पोस्टर मुझे दे दीजिए। मुंबई में बाकी ऑटो वाले जो मेरे दोस्त हैं, सबके ऑटो पे ये पोस्टर लगा देंगे, आपका चांद जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान न हो। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये देखो, ये है। जी सर, यही आदमी है। थैंक यू, तुम जा सकते हो। सर, ये लड़की ने जो डिस्क्राइब किया है, मुझे लगता है कि ये श्योर नहीं कि इसने क्या देखा है। आई मीन टू से कि जो स्केच मैंने बनाया है, इट कुड बी ए फेक स्केच। फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। अकरम, स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो, खासकर खबरियों में। पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन सर, नाजिया अपनी बहन के कत्ल के केस में झूठ क्यों बोले? सर, जिस वक्त एक कत्ल हुआ, घर में सिर्फ नाजिया और अस्मा थी। हो सकता है कि इस खून में नाजिया का ही हाथ हो, उसने खून किया हो या करवाया हो। हो सकता है और नहीं भी, लेकिन फिलहाल यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो साफ है कि नाजिया की बातों में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। हमें सबूतों को फिर से बारीकी से देखना होगा। अगर मुझे इस यूसुफ पर भी शक, पता कौन था वो? जिस तरह का ये बाप है और जिस तरह हर समय इसके सर पर गुस्सा सवार रहता है, कुछ भी कर सकता है। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करो इस हादसे के बारे में और यूसुफ और उसके परिवार की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। साहब, ये मेरा बेटा है, अगर आपको कहीं दिखे तो ये नंबर पे फोन करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
कार कैसे गुम गया सब वो घर के बाहर खेल रहा था, पता नहीं कौन लेके गया। ठीक है, कितने ख्वाब लेके आए थे हम इस शहर में कि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। शहर ने तो हमारी दुनिया ही तबाह कर दी। अम्मी हम तो यहाँ आ गए पर गांव के चांद तारे वही छोड़ा है। देखो ना यहाँ शहर में एक भी तारा नजर नहीं आता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो हमारी आंखों का तारा अपने साथ लेके आए हैं। अरे ये माँ बेटे दोनों क्या देख रहे हैं आसमान में? कुछ नहीं, अपना चांद चांद को देख रहा है। वो चांद? अरे उस चांद से अच्छा तो हमारा चांद है। वो तो है ही। हमारा एक बेटा खो गया और दूसरा पता नहीं क्या करता रहता है। कहाँ है आदिल? अंदर सो रहा है। आदिल, ए बाबू, वो कॉलेज नहीं जाना है? ए बेटा, सूरज सर पे आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। रात भर आपके गुमशुदा बेटे की फोटो चिपका रहा था मैं। यहाँ तो दिन में कॉलेज जाओ और रात में आपके बेटे को ढूंढ। मैं तो खामे का पैदा हो गया हूँ ना, मेरी कोई लाइफ ही नहीं। बेटा कैसी बात कर रहा है? चांद तेरा भाई है, हमारा बेटा है। और मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, लेकिन आप लोगों को चांद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब तो शायद आप लोगों को मेरी कदर उस दिन होगी जिस दिन मैं भी गायब हो जाऊंगा। आदिल ऐसा अम्मी रहने दो, पहले आप लोग चांद की सोच से बाहर तो आओ। आदिल इस नंबर की सारी डिटेल निकालो। ओके सर। सर, हाँ क्रम, असमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उस पर एक तेज धार वाली हत्या से वार किया गया। तो इससे इतना तो साफ, नाजिया ने जो बात बताई थी वो काफी हद तक सही। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। हो सकता है कि ये कत्ल किसी जाति दुश्मनी की वजह से किया गया, शायद किसी लड़के वड़के का चक्कर। मोहल्ले में कुछ पता चला उनके बारे में? सर हमने मोहल्ले में पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं सुना और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाया गया। और तो सर नाजी को बाहर आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। ठीक, लो सर, कॉल डिटेल्स। सर, ये असमा की कॉल रिकॉर्ड, लेकिन सर ये नंबर देखिए, कत्ल के 3 दिन पहले से, मतलब जिस दिन यूसुफ गया, असमा इस नंबर से कई बार फोन पे बात किया करती। इनफैक्ट मर्डर वाले दिन भी असमा ने इस नंबर पे कई बार फोन किया और रात 8 बजे उस मोबाइल की लोकेशन असमा के घर के पास की थी। इसका नंबर तो किसी जुम्मन का है, बड़ी मस्जिद वाली गली में केबल ऑपरेटर। पता करो ये जुम्मन कौन है। सर ये यूसुफ की कॉल रिकॉर्ड, वो सच कह रहा है, पिछले 3 दिन से वो पुणे में था। अक्रम, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ था, सवाल ये है कि इस सब में उसका रोल क्या है। और सर ये नाजिया की कॉल रिकॉर्ड, सर जो स्टेटमेंट उसने हमें दिया है और उसके ये कॉल रिकॉर्ड मैच नहीं करते। सर ये देखिए, ये नंबर, नाजिया इस नंबर से लगातार बातचीत किया करती थी। नंबर किसी कबीर का। नाजिया के कॉलेज में पूछताछ तो पता चला नाजिया और कबीर काफी करीब, और मर्डर वाली शाम 7 बजे से इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन नाजिया के घर के पास की। फिर दोनों की मोबाइल लोकेशन एक साथ मूव होने लगी और लास्ट लोकेशन थी माइंड स्पेस। इसका मतलब 7 बजे के करीब नाजिया इस कबीर के साथ घर से बाहर निकली। मुझे पहले से ही लग रहा था कि लड़की हमें घुमा रही है। जुम्मन से वेरीफाई करो और नाजिया को बुलाओ। सर तुम किसी असमा नाम के लड़की को जानते हो? जी, बहुत प्यारी बच्ची थी और सुना है कि उसका कत्ल हुआ है। लेकिन आप ये सब उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में असमा के नंबर से आपके नंबर में कई बार फोन किया गया, क्यों? असमा बेटिया मुझे फोन करके अपनी मनपसंद फिल्म लगाने को कह रही थी, क्योंकि यूसुफ साहब को अपनी बच्चियों का फिल्में देखना, टीवी देखना कतई पसंद नहीं था। इसलिए अक्सर मुझे वो फोन करके अपनी पसंद की फिल्म लगाने को कह रही थी। कल रात तुम उसके घर के पास गए थे? पास नहीं साहब, मैं तो उनके घर पे ही गया था। हेलो जुम्मन चाचा, हाँ बेटा, हम ना टीवी देख रहे थे और केबल ही बंद हो गया। अगर अब्बू को पता चला ना तो कल सुबह आकर ना वो हमारी तबीयत खराब कर देंगे। आप प्लीज आकर ठीक कर दीजिए ना। ठीक है बेटा, बस 8 बजे दुकान बंद करके हम आ जाएंगे। तो करीब 8 बजे मैं वहां गया था और केबल कनेक्शन ठीक करके मैं वापस आ गया। उस वक्त आसमा बिटिया घर पे अकेली थी। और असमा घर में ही थे। जो स्केच तुमने बनवाया था वो झूठा है। तुमने कहा था कि अस्मा के कत्ल की रात तुम अपने घर में थी, लेकिन जुम्मन ने बताया कि तुम घर में नहीं थी।
और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड भी यही कह रहे हैं कि तुम उस वक्त कहीं और थी। कहाँ थी? और ये कबीर कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं नहीं सर, कबीर सिर्फ हमारा दोस्त है। उस रात हम कबीर और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने गए थे। सब इंतजार ही कर रहे हैं, जल्दी जाओ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी हमारे खड़ूस अब्बू के आने से पहले। बस मेरी फिल्मी बहन, दरवाजा अच्छे से बंद करना। हाँ जा, मूवी छूट जाएगी उन्होंने। अच्छा दरवाजा अच्छे से बंद करो। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय। हमें पता था अब्बू अम्मी अगली सुबह आने वाले हैं, इसलिए हमने अपने दोस्तों के साथ रात में फिल्म देखने जाने का प्लान बनाया। लेकिन जब हम घर लौटे तो हटो, क्या हुआ था? उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। पता कौन था वो? हम बहुत डर गए थे सर। अगर अब्बू को पता चलता कि हम दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए तो वो तो हमारी खाल खींच लेते, इसलिए हमने उस दिन आपसे झूठ बोल दिया। तुम्हारे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है ना, मारपीट भी करते। आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वरना वो हमारी जान ले लेंगे। फिक्र मत करो, मैं यूसुफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ठीक, तुम जा सकते हो। इस यूसुफ के बारे में और पता करो, इस पर मेरा शक गहरा होता जा रहा है। जी सर। मार डालो, इसे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो, हम सबको मार डालो, जिस तरह से आपने अस्मा को मारा था। यूसुफ जी के बारे में आप क्या बता सकती हैं? साहब वो बहुत जालिम इंसान है और अपनी बच्चियों से तो जानवरों जैसा सलूक करता है। एक बार नाजिया ने जींस पहन ली, उसका मार मार के बुरा हाल कर दिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। यही सिखाया मैंने तुझे? सारी दुनिया के सामने जींस शर्ट पहनकर अपने बदन की नुमाइश करेगी तू? नहीं अब्बू चल मैं बताता हूँ तुझे। नहीं मैं बताता हूँ तुझे। अब्बू सुनिए तो, आज मैं देखता हूँ, चल। अब्बू सुनिए तो। कौन करता है साहब ऐसा अपनी बच्चियों के साथ? अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बात बाद में करता था, पहले हाथ उठाता था। क्या कर रहे हैं यूसुफ साहब आप? क्या कर रहे हैं आप? बहुत शौक है ना तुझे, हाँ? लड़कियों को फिल्में दिखाने का? दिखा फिल्म, दिखा फिल्म। मैं तो हर किसी की फरमाइश में फिल्म दिखाता हूँ। आसमा बिटिया क्या सबको फिल्म दिखाता हूँ, ये तो मेरा काम है यूसुफ साहब। साहब मत करो ऐसा। साहब बंद कर दूंगा तेरा धंधा। उस फाइल को मेरे केबिन में भी। तुम चलो मैं आता हूं। अली तुम रोज रोज यहां पर क्यों आते हो? तुम्हारे बेटे को खोए हुए 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी खोजबीन कर रही है। अगर तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। नहीं साहब, मुझे आपके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इसलिए यहाँ चला था। साहब आप मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढ दीजिए साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। अब्बू हम ये बार बार घर क्यों बदलते हैं? बेटा ये अपना असली घर थोड़ी ना है, अपना असली घर तो गांव में है। और वैसे भी ये शहर रास नहीं है बेटा। जब तू बहुत सारा पढ़ लेगा ना और बड़ा आदमी बनेगा, हाँ। और बड़ा सा घर बनाएगा ना, हाँ। वहां रहेंगे। तू हाथ मत लगा, मैं कर रही हूँ ना। पकड़, मैं नीचे से चेक करती हूँ। अब खोल समझा? अरे ऐसे नहीं, फिर खराब कर दिया तूने। अरे अब इतना कसम तैयार नहीं तू। नाज़िया आपा, हमसे ये सब नहीं होगा, हमसे ना ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाएगी। अरे मेरी शहजादी, यहाँ तो तेरी मदद करने के लिए तेरी आपा है, और निकाह के बाद वहाँ तेरी मदद कौन करेगा?
हमने कहा कि बार जीन्स पहनेंगे, स्कर्ट्स पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे। और हमारा हस्बैंड ना हमें सब कुछ करने देगा। आपके हस्बैंड की तरह नहीं कि पैर की एक उंगली तक दिख जाए तो जान को आफत मचा देते हैं। उस दर्द की तो तुलना ही नहीं की जा सकती जो अपने बच्चे को खोने के बाद माँ बाप के सीने में उठता है। सलमा चाहे जितना भी रो ले, लेकिन उसके आंसू ना तो उसकी मरी हुई बेटी को वापस ला सकते हैं और ना ही उसके दिल से अस्मा की यादों को मिटा सकते हैं। और अली, वो तो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद को भुला चुका था और रेशमा के लिए अपने प्यारे बेटे चांद की गुमशुदगी का दर्द बर्दाश्त के बाहर था। अली और उसका परिवार 3 महीनों से अपने बेटे चांद को ढूंढ रहा था। क्या इनकी ये कोशिश रंग लाएगी? क्या वो चांद से कभी दोबारा मिल पाएंगे? अब्बा, पैसा चाहिए कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। वैसे कहाँ है? यह तो सही आपके हाथ में। नहीं, ये चांद के पोस्टर के लिए और नए पोस्टर बनवाने, हर जगह लगवाना है। कम से कम 10,000 पोस्टर लगेंगे और चांद की तलाश में मैं ठीक से ऑटो भी नहीं चला पा रहा हूँ, तो पैसे भी नहीं आ पा रहे। सब कुछ चांद के लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। आदिल, आदिल क्या कर रहा है? आदिल, आदिल, मेरी बात सुन। संभालिए अपने आप को। सर यहाँ आसपास पूछताछ से पता चला कि यूसुफ बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। तो मुझे लगता है कि ये क्राइम कुछ इस तरह हुआ हो। उस रात यूसुफ अपने घर में पीछे के दरवाजे से अंदर गया। पिछले दरवाजे की चाबी है मेरे पास। देखता हूँ ये लोग कर क्या रहे। अब्बू, तुम्हारी किधर मौज कुत्ती में ये करती हो तुम? सलमा, सलमा। अगर वो खुद एक पुलिस वाला, इसीलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए और मर्डर वेपन भी छुपा दी। और तमाशा भी ऐसा किया कि सबको उस पर यकीन हो जाए। अगर ये खून इस पुलिस वाले ने किया है तो इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ यूसुफ, अभी मैंने घर चेक किया तो पता चला कि घर के सारे गहने गायब। घर से कुछ चोरी हुआ? लेकिन तुमने तो कहा था कि घर में चोरी नहीं हुई है। देखिए, उस वक्त मैं सदमे में था, अच्छे से चेक नहीं कर पाया। अभी पता चला तो बता दिया। सर यूसुफ का फोन था, कहता है कि घर से गहने गायब है। इस आदमी का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मर्डर के बाद इसने खुद गहने गायब किया हो ताकि इस मर्डर के केस को रॉबरी एंड मर्डर का केस बना सके। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती अकरम। फिलहाल उसकी बीवी और बेटियों से गहनों के बारे में पूछताछ कर पता करो कि ये सच बोल भी रहा है या नहीं। सर गहनों की चोरी के बारे में आप लोगों से बात करनी थी कि वाकई वारदात के दिन गहनों की चोरी हुई थी। जी तो उस दिन जब हमने पूछा तब आप लोगों ने मना क्यों किया? सर हम सब इस हालत में नहीं थे कि चेक कर पाए गहनों की चोरी हुई है या नहीं। तो आज देखने का कैसे सोचा? जी असल में उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सारे गहने दे दूं लॉकर में रखने के लिए। जो मैं शादी में गहने पहन कर गई थी वो तो मैंने उन्हें दे दिए। बाकी के गहने जब मैं लेने गई तो देखा सब गायब थे। क्या इन दिनों ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से यूसुफ को अस्मा पे गुस्सा आया हो? नहीं सर, अस्मा कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं थी। सर उसे पढ़ने और खाना बनाने के अलावा सिर्फ एक ही शौक था, फिल्में देखने का, और वो भी वो अब्बू की गैरहाजिरी में ही देखती थी। अल्लाह के लिए मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दीजिए। कांदीवली पुलिस को यूसुफ पर पूरा शक था कि उसने ही गुस्से में अपनी बेटी की जान ली, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए उनके पास सबूतों की कमी थी और यूसुफ अपनी बेगुनाही के बयान पर अड़ा हुआ था और धीरे धीरे एक एक इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा था। उधर अली ने अपने बेटे को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो अपने बेटे को ढूंढने न गया हो। अभी तक गए नहीं आप? देखो ना, पता नहीं क्या हो गया, ये भी नहीं चालू हो रहा। तो ठीक करवा लीजिए ना। कैसे ठीक करवा लूं? नए पोस्टर छपवाने उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ।
पता नहीं अल्लाह क्या इम्तिहान ले रहा है हमारा। ठीक नहीं करवाएंगे फिर आप चांद को ढूंढोगे कैसे? बेटा तूने मेरे चांद को देखा है क्या? हेलो, हाँ ये चांद मोहम्मद आपका बेटा है? हाँ मैंने इसे देखा है। क्या मेरे बच्चे को जानते हो? कहाँ है वो, कैसा है? आप ऐसा करो कल 50,000 लेके शाम को 4 बजे शास्त्री पार्क के पीछे आ जाओ। 50,000? हाँ, जिनके पास आपका बच्चा है वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो 50,000 से कम में मानेंगे नहीं। हाँ मैं 4 बजे आ जाऊंगा। सर मुझे नहीं लगता कांदीवली पुलिस मेरी बेटी के केस को सॉल्व कर पाएगी। सर प्लीज उस केस को अपने मलाड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करवा लीजिए। नहीं यूसुफ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन ये हमारे नियमों के खिलाफ है। वैसे कांदीवली पुलिस की टीम अच्छे से काम कर रही है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन अंडरस्टैंड। जी सर, मैं समझ रहा हूँ। 10, 20, 30, ये 40, ये 50 हो गए ना पूरे 50। अब्बू आप यहाँ हो तो ऑटो कहाँ है? वो मैंने भेज दिया। चांद को वापस लाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। आप पागल हो गए क्या? अच्छा खासा ऑटो बेच दिया, आज ऑटो बेचा है, कल मुझे बेच देना, परसों कल बेच देना। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपका बेटा के चांद ही है, मैं नहीं हूँ। आप क्या? अरे पर आदिल बात तो सुन। अच्छा खासा ऑटो बेच दिया, दिमाग खराब हो गया दोनों का। आदिल आदिल बात सुन। आदिल ऐसा क्यों सोच रहा है तुम? सुन तो सही आदिल। रेशमा जाने दे, जब चांद वापस आ जाएगा ना तो अपने भाई को देख के खुश हो जाएगा वो। तू काम कर, एक रुमाल ला के दे इसको, ले जा। तुम्ही चांद मोहम्मद के अब्बू हो? हाँ, कहाँ है चांद? पैसे लाओ। हाँ, ये क्या है? कहाँ है चांद? चलो मैं बताता हूँ, चलो। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम। मेरा बच्चा, हाँ चलो चलो चलो। ठीक है। सर इसने मेरी बच्ची का कत्ल किया है। इस बच्चे ने? फिर 1 साल पहले इस लड़के का बड़ा भाई आदिल मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था। ओए चलते हैं। सर एक रात जब मेरी बच्ची ट्यूशन से वापस लौट रही थी तो उस लड़के आदिल ने मेरी बच्ची को फूल देने की हिम्मत की। सर उस ऑटो वाले और उसके लड़के को लाइन पे लाना जरूरी था, इसलिए मैं उनके घर गया। बहुत हिम्मत है तेरे अंदर ना, मेरी बेटी को फूल देगा तू? कल की कल मुंबई शहर खाली करो, बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से। सर इस पोस्टर का मतलब यह है कि वो लोग मुंबई में ही। तो मुझे पक्का यकीन कि मेरी आसमा का कत्ल या तो उस लड़के आदिल ने किया है या फिर उसके बाप ने। लेकिन तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं और उनके चक्कर में तुमने कई सारे लड़कों के साथ मारपीट की। हो सकता है उनमें से कोई हो सकता है सर, बहुत से लड़के हैं जो मेरे हाथों पिट चुके हैं। सर आजकल के लड़कों को दूसरा कोई काम धंधा तो है नहीं, बस प्यार का झंडा लेकर निकल पड़ते हैं। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों पर सख्ती करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि किसी आवारा लड़के के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब करे। सर बहुत सारे लड़के हैं जिनके दिमाग ठिकाने लगाए मैंने, लेकिन उस लड़के आदिल में कोई बात थी, उसकी आंखों में एक आग थी। जिन जिन लड़कों से पंगा लिया है तुमने उन सबकी डिटेल्स चाहिए हो। तो आइए सर। सुन
वो लड़का था ना आदिल, जिसकी 1 साल पहले घर में घुसकर पिटाई की थी, उसका नंबर और एड्रेस भेज रहा हूं। उसके बारे में पता करो, मुझे बता। आप फिक्र मत करो यूसुफ साहब। आपने जो हमें नंबर दिया था वो किसी फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। अभी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन नंबर को हमने ट्रैकिंग पर डाल दिया। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपको किसी ने बोला और आप पैसे लेकर चल दिए अपने बेटे को लाने के लिए? कम से कम आपको एक बार पुलिस के पास तो आना चाहिए था। क्या करता साहब, 3 महीने से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन अब सब अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने अपना ऑटो बेच दिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है साहब, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा और पैसा दोनों जल्द से जल्द आपको मिले। ये वो सारे लड़कों के नाम हैं जो तुम्हारे अब्बू ने हमें दिए। इस लिस्ट को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन अस्मा के पीछे पड़ा। हमारे अब्बू को सबसे ज्यादा शक इस आदिल पर है, और तुमने इसका नाम टिक ही नहीं किया, क्यों? सर, आदिल आसमा के पीछे नहीं था। फिर? आदिल तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, और जब भी कोई लड़का हमें परेशान करता था तो अब्बू उसे तो पीटते ही पीटते थे। उसके साथ मुझे और नाजिया आपा को भी बहुत मार पड़ती थी। कौन है जिसके इतने सारे मिस कॉल्स आ रहे हैं? और ये कार्ड किसने भेजे तुम्हें? अब्बू हमें नहीं पता, हमारे बैग में कॉलेज में किसी ने डाल दिए थे। और ये जो सारे कॉल्स है ना, ये हमारी टीचर ने की। अब्बू बस अस्मा को ही नहीं मारते थे, इसीलिए अक्सर वो हम दोनों की गलती का इल्जाम अपने सर पर ले लिया करती थी। आदिल और अस्मा का कोई लेना देना नहीं था सर। और जब अब्बू ने आदिल के घर वालों को और आदिल को पीटा, उसके बाद तो आदिल ने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था। करीबन 1 साल से मैंने आदिल को देखा भी नहीं है। आदिल को दवाई लेके आने में इतनी देर क्यों हुई? सर, इस आदिल के बारे में पूछताछ तो पहले शाजिया के साथ पढ़ता था, लेकिन जब से उसे यूसुफ ने मारा था वो अपनी फैमिली के साथ नायगांव शिफ्ट हो गया। उसके पहले के कॉलेज में जाके भी पूछताछ। टीचर्स का कहना है कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, और उसके दोस्तों की बात माने तो शाजिया से प्यार भी करता था। उसके अभी के कॉलेज में जाके भी पूछताछ, सभी का कहना है कि वो अच्छा लड़का था। उसके फोन रिकॉर्ड? तो आदिल के पास मोबाइल फोन नहीं। साहब, मेरा बेटा आदिल गायब है। क्या? जी, वो दवाई लेने गया था इनकी दुकान पे, वहां से आया नहीं। क्या हुआ था? आदिल मेरी दुकान पर दवाई लेने आया था, तभी एक पुलिस वाला अपनी बाइक लेकर आया और उसे देखकर आदिल वहां से भाग गया, और वो पुलिस वाला भी अपनी बाइक लेकर उसके पीछे गया। उसके बाद से आदिल का कहीं कुछ पता नहीं है साहब। पुलिस वाला? साहब वो यूसुफ होगा। लेकिन हमारे थाने में तो कोई यूसुफ नहीं है। नहीं साहब, वो मलाड पुलिस थाने में। पिछले साल उसी की वजह से हमें मलाड छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बहुत पीटा था उसने इनको और मेरे बड़े बेटे आदिल को। साहब, मुझे डर है कि मेरे आदिल के साथ उसने कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया। और साहब, मुझे तो शक है कि मेरे चांद को भी उसी ने गायब किया। लेकिन 1 साल बाद यूसुफ आदिल के पीछे क्यों आया? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मलाड पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगाता हूं। आप लोग अभी घर जाइए, हो सकता है शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़े। ठीक है सर। ये दोनों केसेस जो अब तक अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब इनके बीच में एक कड़ी नजर आ रही थी। नायगांव पुलिस और कांदीवली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए हाथ मिला लिए थे। तो क्या अब ये गुत्थी सुलझने वाली थी? चलिए साहब, यही आदमी है, तब वर्दी में थे। इनके मुताबिक आप नायगांव में आदिल का पीछा कर रहे हैं, और उसके बाद से आदिल गायब। आप गए थे वहां? हाँ, मैं गया था सर, तो मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने उसे मारा भी था, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम वहां गए ही क्यों थे? क्योंकि मैं तंग आ गया हूं आप लोगों से। किसी काम के नहीं है आप लोग। उस आदिल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह मेरी बेटी को इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना सर? अपनी हाथ में रहो। माना कि तुम पुलिस वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम खुद एक सस्पेक्ट हो।
अब सच सच बताओ कि क्या किया आदिल के साथ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए गया था, लेकिन मुझे देखते ही वो वहां से भाग गया। अगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा वो? मुझे क्या पता, मार तो नहीं दिया उसे? जब तक तुम्हारी बेटियों की बात आई है तब तक तुमने कानून अपने हाथ में लिया है और उसके लिए तुम सस्पेंड तो जरूर हो, लेकिन अगर आदिल के साथ कुछ भी बुरा किया है ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिन मेहमान बनाकर रखो इन्हें अपना। चलो हमारे साथ। सर मुझे मेहमान बनाने से अच्छा है मेरी बच्ची के कातिलों को ढूंढिए। चलो। हो सकता है कि नायगांव शिफ्ट होने के बाद भी आदिल ने शाजिया का पीछा ना छोड़ा। ओए चलते हैं। आदिल तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, और जब ये बात यूसुफ को पता लगी तो उसने उसका बदला आदिल के छोटे भाई चांद से लिया। और जब अली और आदिल को इस बारे में पता चला तो बदला लेने के लिए उन्होंने अस्मा को निशाना बनाया। नहीं सर, अली वैसा आदमी नहीं, क्योंकि अगर अली ने ये सब कुछ किया होता तो अपने बेटे चांद को लेकर इतना परेशान क्यों होता। लेकिन हाँ, मुझे आदिल पर थोड़ा शक है, क्योंकि जब से उसका भाई चांद गायब हुआ है तब से आदिल ने अपने बाप का बहुत ही कम साथ दिया चांद को ढूंढने के लिए। वैसे इस वक्त तो कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन जब ये पॉइंट निकला ही है तो हमें इन्वेस्टिगेशन तेज कर देनी चाहिए। ढूंढो इस आदिल को। यस सर। हमें पता चला है कि तुम शादी में जाना ही नहीं चाहती थी और आखिरी वक्त में तुमने अपना फैसला बदला। क्यों? तुम कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? सर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सर नहीं मिली, ज्वेलरी शॉप पे कोई चोरी के गहने बेचने आया। लगता है इस केस की सारी परतें एक करके खुल रही हैं। जाके पता करो। सर शाजिया बताओ क्या हुआ? हम आदिल से प्यार करते हैं। पिछले 3 महीने से आदिल हमसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब की बार अगर अब्बू को पता चल जाता तो अब्बू हम दोनों को ही जान से मार डालते। इसलिए मैंने उससे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। अब्बा आपके इलाज के लिए पैसे। इतने पैसे तो कहां से लाया? हम बताते, गहने बेच के। पकड़ो क्या? चलो। शाजिया ने मैं सब कुछ बता दिया, अब तू शुरू कर। सब प्यार करता था मैं शाजिया से, अब भी करता हूँ। आदिल हमसे मिलने के लिए घर पर आने वाला था। मुझे पता चला था कि उसके अम्मी अब्बू 4 दिन के लिए कहीं बाहर गए, लेकिन अब्बू हमें जबरदस्ती अम्मी के साथ शादी में ले गए। तो सब मैं चुपचाप मौका पाकर उसके घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हो गया। शादिया बताओ कौन कौन, बताओ ना। आदिल तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ? इतनी मार खाने के बाद अगर ठिकाने नहीं आई तेरी। अभी अब्बू को फोन लगाती हूँ। अस्मा रोकने के चक्कर में हम दोनों की झड़प हो गई, खुद को बचाने के चक्कर में मैंने उसकी जान ले ली। सर मैंने खुद को बचाने के लिए सोचा कि मैं घर से कुछ चुरा लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि ये चोरी का मामला है, तो सर मैंने घर से कुछ गहने चुरा लिए। लेकिन मेरे हाथों हुई अस्मा की मौत मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी, इसलिए मैंने एक दिन शादिया को सब कुछ बता दिया। अस्मा के मिलने के बाद हमने सोचा आदिल को भी जेल हो जाती तो उसके परिवार वालों का क्या होता, और अगर अब्बू को पता चल जाता तो अब्बू तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देते। इसलिए मैं चुप रही। मुझे नहीं पता था सर ये सब कुछ हो जाएगा। हम किसी और के गुनाहों की सजा हमारे अब्बू को नहीं दिलवा सकते। तूने ना सिर्फ अस्मा की जान ली है बल्कि अपने अम्मी अब्बू को भी जीते जी मार दिया है। अगर तुम पहले ही अपने और आदिल के बारे में सबको बता देती तो शायद ये सब नहीं होता और आसमान आज जिंदा होती। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है, फिर भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, चुप रही, और इसलिए अब कानून की नजर में तुम भी गुनाहगार हो। पता नहीं हमारे किस गुनाह की सजा दे रहा है अल्लाह।
वो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रहा है और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि अली को उसका चांद जल्द मिल जाए। शायद इतना सब कुछ ना होता और अस्मा की जान न जाती अगर यूसुफ ने अपने और अपनी बेटियों के बीच डर की मजबूत दीवार न बनाई होती। ज्यादा सख्ती और ज्यादा छूट दोनों ही बच्चों के लिए गलत है। माता पिता को बच्चों के लिए बीच का रास्ता चुनना होगा जहां बच्चे सुरक्षित भी रहें और अपनी बात बताने के लिए स्वतंत्र भी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जब हमारे पास अधिकार आते हैं तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग अपने इस अधिकार को अहंकार समझ बैठते हैं और अहंकार अक्सर विनाश का कारण बनता है। आज की कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जहां दुश्मनी, लालच और रिश्तों की उलझी हुई डोर ने पुलिस को उलझा कर रख दिया। मंजरी प्लीज, किसी को बताना नहीं। गुड मॉर्निंग। अबे छोड़ना, जाने दे, मरने दे, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। क्या कर रहा है? एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस। किशोर पाटिल जो कि पुणे के एक नामचीन कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने की सोच रहा था? आखिर उसने अपने छोटे भाई की बीवी मंजरी से इस बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा था? मंजरी प्लीज, किसी को बताना नहीं। और इस सब के बाद उस पर एक जानलेवा हमला भी होता है। आखिर ये लोग कौन थे और किशोर को इस तरह दिन दहाड़े क्यों मार रहे थे? किशोर खुद देखने में जितना सरल था, उसकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। लेकिन क्या इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार था? नर्स, बाकी का ब्लड वगैरह अच्छे से क्लीन कर देना। ओके। हेलो मैम। किशोर कैसा है? हाँ, ट्रीटमेंट चला अंदर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा किशोर कैसा है? ही इज फाइन। आप जरा प्लीज। ओके मैम। डॉक्टर साहब, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, हमें लीगल फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी। उन पर हमला हुआ है, इट्स अ पुलिस केस। नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बात का बतंगड़ बना देंगे वो। अटैक कॉलेज के अंदर हुआ है, कॉलेज के रेपुटेशन का सवाल है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इट्स अ क्रिमिनल केस। आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं पुलिस के उलझन में नहीं फंसना चाहती हूँ। आप बस इलाज कीजिए, दैट्स ऑल। आराम से। चलते सर। थैंक यू। किशोर दादा पंगे क्यों लेते रहते उन स्टूडेंट से? बघ जरा बघ केवढं मारलंय तुला। ये तो अच्छा हुआ कि ये देशपांडे सर और साळुंके सर तुम्हें बचाने आए। ये तो पता नहीं जान भी ले लेते। लेकिन हमें कैसे पता कि वो स्टूडेंट्स ही थे या कोई और? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तुम्हें किसी ने बोला अपना दिमाग चलाने? अपने काम से काम रखो, और अगर कोई काम नहीं है ना तो जाओ किसी शॉपिंग मॉल या फिर मूवी थिएटर में जाके ऐश करो। आणि मोठी मला सांगणारी।
क्या करती है? पागल हो गई हो? तो कौड़ी की हैसियत है नहीं तुम्हारी और मुझे जलील करते हो। तो क्या करूं? आरती उतारूं? अरे जितनी इज्जत देता हूं ना उतनी भी बहुत है। तुम क्या इज्जत दोगे? खुद की तो कोई औकात है नहीं और मुझे मेरी औकात दिखाने चले। बस इसी चीज का इंतजार था मुझे। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं, देखो क्या करती हो। क्या करशील? ये भूल मत कि हम दोनों एक ही फंदे में फंसे हुए हैं, तुम्हारे बाप और मेरे आई की वजह से। कुछ करने का सोचना भी मत। कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं। तो भलाई इसी में है कि हम दोनों इसी फंदे में बंधे रहकर अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जिए और अपने काम से काम रखें। क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कोई मर गए क्या? अगर खाना नहीं खाना था तो रूम में बैठे रहते, यहाँ क्यों आए? इस घर में और कॉलेज में सिर्फ मेरे डिसीजन मानने पड़ेंगे। अगर ये बात किसी के समझ में नहीं आई हो तो आप दिमाग में बिठा लो। ये कॉलेज बरसों पहले रेनू पाटिल के पति सत्यजीत पाटिल ने शुरू किया था और जल्द ही इस कॉलेज की गिनती शहर के अच्छे कॉलेजेस में होने लगी थी। सत्यजीत के जाने के बाद रेनू ने कॉलेज और घर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और दोनों ही जगहों पर उसके ही फैसले पत्थर की लकीर माने जाते थे। रेनू के आगे किसी की नहीं चलती थी, लेकिन तानाशाही के ज्वालामुखी से बगावत का लावा फूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। अरे वाह, चांगला मूड दिसतोय तुझा। कोई नया बॉयफ्रेंड मिला क्या? मूड तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है और होगा भी क्यों नहीं। तुम्हारी रिंग मास्टर जो नहीं है घर पे, विपस्सना करने गई है सासू माँ। हे देवा, उन्हें अक्ल देना कि वो हमेशा के लिए वहीं रह जाए ताकि हम सबका पीछा तो छूटे। तुझा माहिती नहीं मला, लेकिन मैं मेरी आई से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? और उस औरत के साथ? तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो सौरभ, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस घर में मैं तो क्या, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। बस सब डरते हैं उनसे। बड़े आए अपनी आई से प्यार करने वाले। तुम्हें आज भी छोले इतने पसंद है? तुम्हें आज भी मेरी पसंद और नापसंद याद है? तुम्हारे हाथों का स्वाद वैसे के वैसा है। इतने सालों बाद उस दिन जब तुम्हारा फोन आया तो मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज सरप्राइज। तुम आज भी मेरा इंतजार करो। तुम्हारे जाने के बाद कोई पसंद ही नहीं आई। शायद किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है पास आने का, और वो मौका मैं नहीं खोना चाहता। लेकिन अगर तुम्हारी आई को पता चल गया कि मैं वापस आ गई हूं तो? सर, लाश के पास हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। लेकिन इस औरत के कपड़े से लग रहा है जरूर ये अच्छी फैमिली से। कहीं ये ट्रेन से तो नहीं गिर गई? सर, कहीं ये सुसाइड का मामला तो नहीं? लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना इसका यहाँ मोबाइल मिला है, ना पर्स, ना ज्वेलरी, और ना उसके बॉडी से कोई ऐसी चीज मिली है जिससे आइडेंटिफाई हो। हाँ सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और सिटी पुलिस को इन्फॉर्म करो इसके बारे में। जी सर। भाऊजी, उस दिन हम दोनों के बीच जो हुआ वो एक्चुअली मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। आप प्लीज मुझे इग्नोर मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूं। मंजरी, मुझे पता है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है,
हर उम्र की एक जरूरत होती है, पर ये सब आई को कैसे समझाए? उस दिन हमें देखकर पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा। सो प्लीज बी केयरफुल। किशोर दादा, इंदौर के विपश्यना सेंटर से कॉल आया था। आई अब तक वहां पे पहुंची नहीं है। क्या? अरे 5 दिन हो चुके हैं आई को जाके। आई ने कहा था कि वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। सर, हमने आसपास के थानों में उस औरत के फोटोज भेजे हैं, पर अभी तक उसके नाम का कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है। सर, उस बॉडी की हालत बहुत खराब है, हम ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रख पाएंगे। ठीक है, उस औरत की साड़ी को संभाल के रखो और 2-4 दिन के अंदर उस औरत की शिनाख्त नहीं होती है तो हम उसका दाह संस्कार करेंगे। ठीक है सर। सर, आई को इंदौर के लिए निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं। अगर वो विपश्यना सेंटर नहीं पहुंचे तो आखिर गई कहां? साहब, उस रात हमने मैडम को स्टेशन पर ही छोड़ा था। उसके बाद गाड़ी बंगले पे लगाई और हम घर चले गए। क्या आपकी मैडम को किसी का फोन आया था? मेरा मतलब रेनू जी की फोन पे किसी से कोई ऐसी बातचीत हुई हो या कहा सुनी हुई हो? साहब, इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले ही घर से निकलने में देर हो चुकी थी और ऊपर से मैडम गाड़ी तेज चलाने के लिए बोल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रेनू जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उन्हें कभी कहीं जाना होता तो हमें बता के जाती। ठीक है, हमें रेनू जी के बारे में जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। प्लीज डू दैट। थैंक यू। थैंक यू। सर, रेनू जी की फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड। जिस रात रेनू जी की ट्रेन थी, ठीक उसी रात करीब 10 बजे उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। और सर, उनके फोन की लास्ट लोकेशन पुणे जंक्शन की थी। सर, मैंने उनका फोन नंबर और IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है। शिंदे, फौरन रेलवे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। जिस ट्रेन से रेनू जी जाने वाली थी उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मंगवाओ। रेलवे पुलिस से कहो पुणे जंक्शन की उस रात की सारी CCTV फुटेज हमें भेजे। सर। चलो अच्छा है, घर का एक टेंशन तो कम हुआ। काश वो कभी वापस ही ना आए ताकि हम सब सुख शांति से रह पाए। अरे, आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन सच तो यही है कि आप भी नहीं चाहते कि वो खड़ूस बुढ़िया कभी भी वापस घर लौटे। जबान संभाल के बात कर। दोबारा थप्पड़ मारूंगा ना, उड़ भी नहीं पाओगी। दोबारा थप्पड़ मारने की सोचना भी मत। तुम्हारी आई नहीं अब तुम्हें यहां बचाने के लिए। पक्का जेल भिजवा के रहूंगी। सर, जिस ट्रेन से रेनू जी जाने वाली थी उस ट्रेन की पैसेंजर्स लिस्ट मैंने चेक की। रेनू जी के नाम पे टिकट तो बुक किया गया था, लेकिन वो उस दिन ट्रेन में बैठी ही नहीं। सर, मैंने रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज भी चेक किए। उस फुटेज में वो साफ अपनी गाड़ी से स्टेशन आती तो दिखती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जाती हुई नहीं दिख रही। सर, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट की CCTV फुटेज चेक करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कई दिनों से खराब पड़े हैं। एक्सक्यूज मी सर। विशाल, हेलो। ठीक है, थैंक यू। रेनू जी के फोन का IMEI नंबर ट्रैक हो गया है, लेकिन उस फोन पर रेनू जी का नहीं बल्कि किसी और का सिम कार्ड एक्टिव था। फोन की एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, मनमाड़ की है। मनमाड़? ये रेनू जी का फोन मनमाड़ पहुंचा कैसे? रेनू के फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस का रुख मनमाड़ की तरफ हुआ, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर रेनू का फोन मनमाड़ कैसे पहुंचा। पुलिस फौरन मनमाड़ में उस जगह पर पहुंची जहां रेनू का फोन एक्टिव हुआ था। सुनिए,
जी 8896143134 क्या है नंबर तुम्हारा है? नहीं सर, मेरा नंबर नहीं है, लेकिन बात क्या है सर? इस IMEI नंबर का फोन है तुम्हारे पास? जी सर, मैं चेक करके बताऊँ। जी सर, ये रहा मोबाइल। ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? सर, मैं सेकंड हैंड मोबाइल खरीदता हूँ। एक कस्टमर आया था जिसने मुझे 3000 में बेचा। उस कस्टमर की शक्ल याद है तुम्हें? सर, दिन में 50 लोग आते हैं, किस किस की शक्ल याद रखूंगा? अच्छा, तुम्हारी दुकान में इस फोन पे एक सिम कार्ड एक्टिव हुआ था, वो सिम कार्ड किसका था कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं सर, मैंने तो उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डाला, लेकिन हाँ उसने अपना एक सिम कार्ड डाला था, डाल के मुझे चेक करके दिखाने के लिए। रेनू जी का फोन हमें मनमाड़ में ट्रेस हुआ है। कोई आदमी उनका फोन सेकंड हैंड मोबाइल्स की शॉप पर बेचकर चला गया। रेनू जी को गायब हुआ आज 7वां दिन है और अभी तक कोई रैंसम कॉल भी नहीं आई आप लोगों को। ऐसे केसेस में अपहरण फिरौती के लिए नहीं बल्कि हत्या के इरादे से किए जाते हैं और हमें शक है कि शायद रेनू जी के साथ भी अब तक एक तरफ जहां पुणे पुलिस अब भी रेनू को तलाशने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मनमाड़ पुलिस ने रेनू का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। रेनू के हत्यारे अब भी खुले घूम रहे थे और जल्द ही पुलिस को एक अहम सफलता मिली। सर, मनमाड़ रेलवे पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन आई है। जिस रात रेनू जी की इंदौर के लिए ट्रेन थी, ठीक उसके अगले दिन उन्हें रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिली थी। उसकी डिस्क्रिप्शन रेनू जी से मैच करती है। तो लाश के साथ और कुछ भी नहीं था सर। कंफर्मेशन के लिए मैंने उन्हें फोटो भेज दिया सर। रेनू जी को गायब हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है जो ये लाश मिली है ये रेनू जी की ही होगी। और यही शक जब मैंने रेनू जी के परिवार के सामने जताया तो उनका कोई खास एक्सप्रेशन ही नहीं था। हमें शक है शायद रेनू जी की भी अब तक शिंदे, ये रेनू जी का परिवार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस परिवार के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और खास तौर से रेनू जी के बारे में। वो किस तरह की औरत थी, उनकी किस किस से जमती थी, किससे नहीं जमती थी, दुश्मन कौन कौन थे, सब कुछ। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, थैंक यू सर। रेनू जी के फोन में जिस शख्स का नंबर एक्टिव था उसका पता चल गया है। विजय, हाँ साहब, आओ चल। अरे साहब, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे साहब, बताता साहब, बताता। मुझे वो मोबाइल हाईवे के किनारे से मिला साहब। मैं लालच में आ गया था साहब, इसलिए मैंने वो मोबाइल बेच दिया साहब। पर आज शपथ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, किसी का खून नहीं किया मैंने साहब। टेम्पो ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के लिए शायद ये वो गली थी जिसका डेड एंड यहीं पर था। आखिर किसने की थी रेनू की हत्या और क्या वजह थी इस हत्या के पीछे? और इस सब के बीच पुणे पुलिस को मनमाड़ पुलिस से फोन आया और इस फोन कॉल ने रेनू की हत्या की खबर पर मोहर लगा दी। हाँ सर, ये मेरे आई की साड़ी है, उस दिन यही पहनी थी उसने। मनमाड़ में रेलवे पुलिस को आपकी आई की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली। उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, इसलिए रेलवे पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। संभालिए अपने आप को।
मैंने मना किया था ना तुम्हें कॉल करने को, फिर भी क्यों बार बार कॉल कर रही हो? घर में क्या नाटक चल रहा है मालूम है ना तुम्हें? देख, तू मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकती। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा, मैं मिलूंगा तुम्हें, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। उठाओ तो फोन में। सर, ये रेणु जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत ट्रेन के नीचे आकर कटने की वजह से हुई थी। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। क्या? मरने से पहले रेणु जी के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था और मरने से कुछ घंटे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनको बेहोश भी किया गया था। लेकिन रेणु जी के साथ ऐसा किया किसने? कहीं ऐसा तो नहीं रेणु जी की मौत में उनके परिवार वालों का ही हाथ है? क्योंकि रेणु जी की मौत की खबर सुनकर मंजरी और सौरभ ज्यादा दुखी नजर नहीं आए। और रही बात किशोर की, वो अपनी मां की मौत की खबर सुनकर शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। इन सब पे नजर रखो शिंदे, ये सब दूध के धुले हुए नहीं है। एक काम करना, तुम कल कॉलेज जाकर पूछताछ करना, मैं उस ड्राइवर से दोबारा मिलूंगा। हो सकता है शायद वो घर के अंदर की ऐसी कोई बात जानता हो जो हमारे काम की हो। सर, रेनू मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट थी सर, सबको बहुत पनिश करती थी। वो तो कॉलेज फेस्ट के वक्त भी किसी को भी नहीं छोड़ती थी, पनिश भी करती थी और सभी के सामने बेइज्जती भी करती थी। रेनू मैम ने तो स्कर्ट भी बैन कर दिया था। याद रखना आते समय सच में बहुत मजा आई थी ना। क्या कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे शॉर्ट कपड़े नहीं चलेंगे कॉलेज में। गेट आउट। सॉरी मैम। 7 दिन के लिए रस्टिकेट कर रही हूँ। मैम प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। प्लीज मैम, प्लीज। रामनाथ। जी सर। सोचा बेटे। तुमने अपनी मैडम रेणु जी को स्टेशन पे ठीक कितने बजे छोड़ा था तुम? ठीक 10 बजे साहब, 10:15 की मैडम की ट्रेन थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैडम की गाड़ी मैंने बंगले पे लगाई और सीधा अपने घर वापस आ गए। ये कौन है? बेटी है सर मेरी। क्या हुआ इसे? साहब वो मेरी बेटी की शादी एक लड़के से तय हुई थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़के वालों ने 2 लाख और एक मोटरसाइकिल दहेज में मांगी। गरीब आदमी हो साहब, इतना पैसा इतने कम समय में कहां से लाता? दहेज न देने की वजह से हम लोगों ने शादी तोड़ दी साहब, जिसका बुरा असर मेरे बेटे पर पड़ा। अपने शादी के काफी सपने सजा के रखे थे साहब इसने, इसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। आत्महत्या करने की कोशिश की इसने, मरी तो नहीं लेकिन इसकी जिंदगी बहुत से बदतर हो गई है साहब। तब से लेकर आज तक इसी हाल में जी रही है वो। कुछ दिन पहले ही बाइक पर कुछ गुंडे हमारे कैंपस में घुस आए। टोटल 3 लोग थे। तीनों ने किशोर सर को बहुत मारा सर। अरे ठीक है, क्या कर रहे हो सर को? छोड़ो। ये क्या है? देखो तो खोल के। कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर की जॉब। थैंक यू सो मच किशोर। डोंट थैंक मी, यू डिजर्व इट। किशोर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। रागिनी प्लीज। हमें पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था। इस बारे में आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं सर, जानलेवा नहीं था, कुछ लोगों से हाथापाई हुई थी। मामला इतना बड़ा भी नहीं था जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर पाए, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? क्या हो रहा है? जूनियर है तो कॉलेज का टूर करवा रहे थे सर। टूर करवा रहे थे? रैगिंग कर रहे थे तुम? सर रैगिंग मैं नहीं करता सर, मैं करता ही नहीं बिल्कुल।
तुम्हें मालूम है ना कानूनन जुर्म है वो, पता है सर? पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं सर, मैं रैगिंग कर ही नहीं रहा था सर। मैंने देखा नहीं। यू आर रस्टिकेटेड। किसी और कॉलेज में जाके अपना सिक्का चलाना। इस कॉलेज में तुम जैसे लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी। किशोर, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते समय इस इंसिडेंस को जरूर मेंशन करना। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मैम। इनफ। मैम सर, अमरजीत का फोन ऑफ आ रहा है। मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है। उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि उनका बेटा कहाँ है। क्या किशोर पे हमला करने वाला और रेणु जी को मारने वाला ये अमरजीत हो सकता है? हो सकता है सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका करियर चौपट हो गया। शायद इसी बात का बदला निकाला उसने। फिर तो कॉलेज के कई ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स होंगे जिन्हें रेणु जी के इस स्ट्रिक्ट नेचर का सामना करना पड़ा होगा। शिंदे, हमें कॉलेज के हर ऐसे स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर की लिस्ट बनानी होगी। बच्चों के साथ रेणु के बर्ताव और अमरजीत वाले एंगल ने इस केस में कुछ नए एंगल्स जोड़ दिए थे। पुलिस ने रेणु के परिवार के बारे में जब और पता लगाया तो कुछ और चौंकाने वाली बातें उनके सामने आई। सीनियर कॉलेज में तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सौरभ के यहाँ पर कई लड़कियों और टीचर्स के साथ अफेयर रह चुके हैं और कईयों को तो उसकी मां ने इसी वजह से कॉलेज से निकाला भी है। रेणु जी अक्सर सौरभ की इन हरकतों को छुपाने की कोशिश करती थी। सर, हमें यहाँ पर सौम्या नाम की एक टीचर के बारे में भी पता चला, जिसके साथ शायद इन दिनों सौरभ का चक्कर चल रहा है। आपका सौरभ के साथ क्या रिश्ता है? जी वो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, बस इसी वजह से हमारी बातचीत होती रहती है। एक्चुअली काफी टाइम से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, तो बस इसी सिलसिले में इन दिनों कुछ ज्यादा बातचीत होती रहती है। शिंदे, परिवार वाले अपने आप को जितना दूध का दूल्हा दिखाते हैं उतने है नहीं। इनमें एक करैक्टर ऐसा है जो चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है। मंजरी? हाँ, मंजरी। पति के बाहर इतने चक्कर हैं, ऊपर से सास का टॉर्चर, एक ऐसी शादी जिसमें वो कभी रहना नहीं चाहती होगी। मुझे लगता है इन सब में उसी का हाथ। सर, कुछ नहीं मिला। ये सौम्या और सौरभ के बारे में पता है आपको? जी, मैं सौरभ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसे अपने आसपास लड़कियों और औरतों का होना बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो एक साथ उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स होती है। फिर तो सौम्या और सौरभ के बीच में क्या रिश्ता है ये भी अच्छी तरह से पता होगा आपको। जी हाँ, वो एक दिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप सौरभ है। मैं इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे सौरभ के साथ रहना है। ये पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। देखो, सौरभ की मंजरी के साथ शादी हो चुकी है। अगर सौरभ तुम्हारे साथ शादी करता भी है तो लोग दूसरी बीवी को क्या कहते पता है ना? देखो, अगर अपनी जीत छोड़ के तुम अबॉर्शन करवाओगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कैश, साथ ही साथ सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन दे सकती हूँ। फैसला तुम पे है। हेलो मंजरी, तुम्हारा पति मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद कॉलेज आकर अपनी सास से पूछ लो। तुम्हारी सास ने मुझे अबॉर्शन करने के लिए 5 लाख रुपए और सैलरी में इंक्रीमेंट देने का ऑफर किया है। तुम्हें जब इतना सब मिल रहा है तो मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुम्हारे पति ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। तुम्हारी सास ने जो दिया वो मूल था। अब मैंने तुम्हें बताकर अपना ब्याज वसूल किया। सौरभ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे भाई, दिन में मैं किसी के भी साथ घूमूं, रात में तो तुम्हारे पास वापस आता हूं ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है तुम्हारा? मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है बस। मंजरी,
डिवोर्स की कोई गरज नहीं है। तुम्हारे नाम के साथ हमारी इज्जत जुड़ी है, उस पर बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए। आज के बाद तुमने डिवोर्स का नाम भी लिया ना, तो देख मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फिर तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझी? उस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा वो मर गई। हमारी शादी को तो सिर्फ एक सौदा समझा उसने। हमेशा अपने सौरभ की तरफदारी करती थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे उठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में आकर आपने ही अपनी सास को मार दिया हो? सर अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो कब का करके इस घर से निकल चुकी होती, और अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब तो मुझे ऐसे रहने की आदत हो चुकी है। जो कुछ भी पुलिस को सौरभ के बारे में पता चला था वो काफी चौंका देने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि एक मां होकर भी रेनू सौरभ को सुधारने की बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम करती थी। रेनू ने अपने स्वभाव के कारण अपने कई दुश्मन बना लिए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कई तथ्य सामने आए जिन पर रेनू ने झूठ की चादर डाल रखी थी और जो अब परत दर परत खुल रहे थे। और मंजरी के बयान से यह साफ था कि रेनू पाटिल अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, फिर उसके लिए चाहे सच को छिपाने के लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। पर क्या मंजरी और किशोर के बीच का कोई सच अब भी छुपा हुआ था जो सामने आना बाकी था? बस कुछ ही दिनों की बात है मंजरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी हमें दूसरा मौका जरूर देगी। मुझे नहीं लगता मेरी तकदीर मुझे दूसरा मौका देगी। कहना मेरे से मिलेंगे। सर एक खास बात पता चली है, जिस दिन रेनू जी इंदौर के लिए निकली थी ठीक उसी दिन से उनकी नौकरानी लक्ष्मी उस घर में नजर नहीं आ रही है। कहीं इस केस में उसका कोई कनेक्शन तो नहीं? देखो लक्ष्मी, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ जानती हो सब बता दो। सब हमने काम नहीं छोड़ा था, रेनू मैडम ने हमें खुद निकाल दिया था। निकालने की कोई खास वजह? घबराओ मत, जो कुछ भी जानती हो सब सच सच बता दो। सब जिस रात रेनू मैडम इंदौर जाने वाली थी उसी दिन की बात है। क्या हुआ मंजरी? देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो हुआ है उसे भूल जाओ और जो है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, समझी तुम? काय चले तुमसे दोघांचं? नहीं आई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, सच्ची कह रहा हूं मैं। लक्ष्मी, है ये पैसे। कल से आने की जरूरत नहीं है। बिना काम किए पूरे 1 साल के पैसे मैं इसलिए दे रही हूं ताकि किसी के सामने तू मुंह ना खोले। अगर ऐसी कोशिश भी तूने की तो तू तो जानती है परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, समझी? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। उनका रिश्ता तो रागिनी के साथ है। पिछले 8 सालों से चाहते हैं एक दूसरे को। रागिनी आई नहीं चाहती थी कि हम एक हो, इसलिए मैंने रागिनी से कभी शादी नहीं की। पिछले 8 साल से हम एक दूसरे को चाहते हैं। रागिनी इस वक्त है कहाँ? अब तो रागिनी भी कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर है सर। उस वक्त तो उन दोनों को अलग होना पड़ा था, पर अब आई रही नहीं तो शायद इस बार उन्हें अलग ना होना पड़े। ये रागिनी ने दोबारा कॉलेज कब ज्वाइन किया? यही कुछ 4-5 दिन हुए होंगे। यानी रेनू जी के जाते ही रागिनी की एंट्री। गुड प्लान।
कहीं ऐसा तो नहीं 8 साल पुराने प्यार के आगे एक माँ की बलि चढ़ गई? क्योंकि जैसे ही रेणु जी रास्ते से हटी वैसे ही किशोर की प्रेमिका रागनी कॉलेज की जूनियर प्रोफेसर बन गई। ये पुणे और मनमाड़ के बीच जितने भी टोल नाके हैं सबके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। किशोर, रागिनी, मंजरी तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स मंगवाओ। जरूर कुछ हाथ लगेगा। ओके सर। सर मैंने सभी टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। वहां से तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में हमारे हाथ एक मेजर कड़ी लगी है। क्या? तुम नहीं मारा रेणु जी को। तुम्हारी कार भी हमारे कब्जे में है और उस कार से हमें रेणु जी के ब्लड के स्टेन्स भी मिले। हाँ, मैंने ही मारा है रेणु पाटिल को। क्यों मारा रेणु जी को? क्योंकि उनकी घटिया सोच ने मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी थी। लेकिन 8 साल बाद किस्मत ने एक बार फिर मुझे किशोर से मिला दिया। किशोर भी मेरी मदद करना चाहता था, मुझे अपनाना चाहता था, लेकिन रेणु पाटिल के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं उसे जान से मार दूंगी। रामनाथ को अपने प्लान में कैसे शामिल किया? आखिर मिलता क्या है तुम्हें ड्राइवर की नौकरी करके? इतनी ईमानदारी से नौकरी करते हो और गालियां सुनने को मिलती हैं तुम्हें। ये कहाँ का न्याय है? मैंने सुना है बेटी की शादी के दहेज के लिए तुमने रेणु से पैसे मांगे थे। मिले? नहीं मिले ना? उल्टा शादी कैंसिल होने की वजह से तुम्हारी बेटी ने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसे रखोगे जिंदगी भर इसका ख्याल? दवा दारू में बहुत खर्चा होता है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द मैं किशोर से शादी करके इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। और अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो तुम मेरे खास आदमी। उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हें इतना पैसा दूंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिलहाल ये लो 1 लाख रुपए, पकड़ो। और जरूरत होगी तो मैं और दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाओ। और तुम जो कुछ भी डिसाइड करो मुझे जल्दी से बता देना। एक तरफ बेटी की परेशानी, पैसों की तंगी, और दूसरी तरफ मैडम का खून करके जिंदगी भर अपने बेटी को सूद देने का लालच। मैंने मजबूरी में लालच का रास्ता चुन लिया सर, और मैडम को बंगले से लेकर स्टेशन पहुंचा। अरे कैसी गाड़ी पार्क कर दी, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। रेणु को बेहोश करने के बाद हम उसी की गाड़ी से जंक्शन के बाहर आ गए और फिर उस जगह पहुंचे जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। हमने उसे मेरी गाड़ी में डाला और फिर रामनाथ उसकी गाड़ी वापस उसके बंगले पर छोड़ने चला गया। रामनाथ के वापस आने के बाद हम इंदौर के लिए निकलने वाले थे। हमारा प्लान ये था कि हम उसे इंदौर लेके जाते, वहीं उसे मारकर कहीं फेंक देते, ताकि पुणे से इतने दूर होने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता और मामला वहीं दब जाता। हम इंदौर के लिए निकलने ही वाले थे कि रेणु को होश आ गया। वो हमारे इरादे जान गई थी और हम इंदौर के लिए निकल गए। लेकिन मनमाड़ पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई और आगे स्टेट बॉर्डर थी। हम अच्छी तरह से जानते थे कि स्टेट बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग होने की पूरी संभावना थी। इसीलिए हमने रेणु की बॉडी मनमाड़ में ही रेलवे ट्रैक पर फेंक दी, ताकि उसकी बॉडी ट्रेन के नीचे आकर कट जाए और कोई शिनाख्त ना कर पाए।
रागिनी, तुमसे कोई मिलने आया है। काहे केलस तू है रागिनी? अरे मैं खुद उस घर से निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम और मैं अलग से दुनिया बसा सके। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया। रागिनी ने इस मौत की साजिश करके अपने और किशोर के भविष्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या रेनू की मौत के लिए सिर्फ रागिनी और रामनाथ ही दोषी हैं? रेनू ने अपने अधिकारों को अपना अहंकार बना लिया था और उसका यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। याद रखें, अगर बड़ों के प्रति आदर भाव रखना छोटों की जिम्मेदारी है तो बड़ों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सोच, अपने फैसलों को छोटों पर ना थोपे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।